हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी जनजाति वाली वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें आज हम अगली जनजाति जो कवर करने जा रहे हैं वो है हल्बा जनजाति, जो कि एक इम्पॉर्टेंट जनजाति है। पेपर्स में इस जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ नए फैक्ट भी आपको देखने मिलेंगे, कुछ पुरानी चीज़ें भी आपको देखने मिलेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो आपको लगे कि इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम में CGPSC नॉलेज सर्च करना पड़ेगा। उसको सर्च करने के बाद आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। आप वहां से भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रोज़ डेली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव नोट्स आपके लिए डाले जा रहे हैं। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हल्बा जनजाति के बारे में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हल्बा जनजाति को, जैसे कि आपको पता है, कृषक प्रधान जनजाति के अंतर्गत आती है। हल्बा जनजाति का प्रमुख कार्य कृषि करना होता है। अगर हम यहाँ पर आपको पूरी चीज़ जो यहाँ पर लिखा है उतने में ध्यान ना देकर आपको केवल जो मैं रेड बॉक्स बना है उसमें आप ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर हम बात करें हल्बा जनजाति के बारे में, तो जैसे भारत सरकार द्वारा जो अनुसूचित जनजाति की सूची जारी की जाती है उसके 17वें नंबर पर हल्बा जनजाति आती है। अगर हम देखें हल्बा जनजाति का निवास स्थल देखें तो आप मैप में देख सकते हैं कि पूरे बस्तर संभाग में हल्बा जनजाति रहती है। इसके अलावा अगर हम दुर्ग संभाग की बात करें तो दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव और रायपुर संभाग की बात करें तो धमतरी। तो टोटल जो है इतनी जगह जो है हल्बा जनजाति रहती है। कौन कौन सी जगह हो गया? पूरा बस्तर संभाग यानी कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर। अगर हम रायपुर संभाग की बात करें तो धमतरी, और अगर हम यहाँ पर बात करें दुर्ग संभाग की तो यहाँ पर बालोद, दुर्ग और राजनांदगांव, ये जिलों में जो है हल्बा जनजाति रहती है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि हल्बा जनजाति केवल छत्तीसगढ़ में रहती है। हल्बा जनजाति जो है छत्तीसगढ़ के जो सटे हुए राज्य हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र, वहाँ पर भी हल्बा जनजाति पाई जाती है। तो ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा आपको ये जरूर याद रखना है कि जो हल्बा जनजाति है वो कृषक जनजाति समूह के अंतर्गत आती, यानी इनका प्रमुख कार्य कृषि करना होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी अगर हम जनजाति देखें जनसंख्या की दृष्टि से तो वो आती है गोंड जनजाति। सेकंड नंबर में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति वो है कंवर जनजाति। थर्ड नंबर पर आती है उराव जनजाति और चौथे नंबर पर आती है हल्बा जनजाति। तो हल्बा जनजाति छत्तीसगढ़ में जनसंख्या की दृष्टि से चौथी सबसे बड़ी जनजाति, आपको पता होना चाहिए। अगर हम जनगणना 2011 की बात करें तो हल्बा जनजाति की जो कुल जनसंख्या थी वो थी 3,75,182, यानी यहाँ पर 3,75,182 जो है यहाँ पर हल्बा जनजाति के लोग रहते हैं, जिसमें पुरुष की जनसंख्या जो है वो है 1,83,877 और महिला की संख्या है 1,91,305। तो जनसंख्या कितनी है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, अगर आप इसको स्किप करना चाहे तब भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हल्बा जनजाति की जो साक्षरता दर है वो है 66.75%, यानी हल्बा जनजाति के जो है लगभग 66% जनसंख्या जो है वो शिक्षित है। यानी ये अगर आप देखें तो साक्षरता की दृष्टि से सर्वाधिक शिक्षित जनजाति में से एक है हल्बा जनजाति। अगर हम देखें इसमें पुरुष साक्षरता जो है वो है 75.61% और महिला साक्षरता जो है वो है 58.23%। इसके अलावा अगर हम इनके लिंगानुपात की बात करें तो वह है 1040, यानी यहाँ पर 1000 पुरुषों के कंपेयर में 1040 महिलाएं होती हैं। अगला देखते हैं प्रजाति के हिसाब से हल्बा जनजाति के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं, आपके लिए पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकता है। हल्बा जनजाति में प्रजातिगत रूप से ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति के लक्षण इनमें पाए जाते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति यानी जैसे ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है उनकी शारीरिक बनावट जिस तरीके की होती है उसी तरीके की शारीरिक बनावट जो है वो हल्बा जनजाति के लोगों में पाई जाती है। इसी के लिए प्रजाति के रूप में ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति के अंतर्गत आती है, ऐसा माना जाता है। अगर हम बात करें हल्बा जनजाति जो है वो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। जैसे कि आपको पता है 3 भाषा परिवार होते हैं, आर्य भाषा होता है, द्रविड़ भाषा होता है, मुंडा भाषा परिवार होता है।
तो जो हल्बा जनजाति वो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत यानी इंडो आर्यन भाषा परिवार के अंतर्गत आती है और इनकी बोली जो है वो है हल्बी बोली। तो हल्बी बोली का बस्तर के आसपास के क्षेत्र में इतना ज़्यादा प्रसार है जिसके कारण हल्बी को बस्तर की संपर्क भाषा भी कहा जाता है या हल्बी को बस्तर की लिंगवा फेका की मान्यता प्राप्त है, यानी वहाँ पर जो है ये भाषा बोली जाती है। तो संपर्क भाषा या लिंगवा फेका भाषा जो है वो है हल्बी बोली। ठीक है। इसके अलावा जो है साथ ही हल्बा लोग जो है क्षेत्रीय की क्षेत्रता के आधार पर जो है कहीं कहीं पे छत्तीसगढ़ी बोली भी बोलते हैं, लेकिन जो मेन है इनके हल्बी बोली और हल्बी को जो है बस्तर की संपर्क भाषा या लिंगवा फेका कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि हल्बा जनजाति के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या होता है, तो हल्बा जनजाति की स्त्रियां मुख्य रूप से जो है चावल से बने हुए लाई या चिवड़ा बनाकर जो है इसका हाट बाजारों में विक्रय करते हैं। तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है किस जनजाति का काम चिवड़ा बनाना होता है या किस जनजाति का काम पोहा बनाना होता है, तो वो है हल्बा जनजाति। या आप इससे पूछा जा सकता है कौन सी जनजाति लाई बनाने का काम करती, तो लाई बनाने का काम भी हल्बा जनजाति करती, मुख्य रूप से हल्बा जनजाति की महिलाएं करती। इसी कारण हल्बा जनजाति को क्या माना जाता है, कृषक जनजाति परिवार के अंतर्गत माना जाता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि लाई व चिवड़ा बनाने की विधि भी दी हुई है, ये आपके मेंस में लिखने के काम आ सकती है कि लाई व चिवड़ा बनाने के लिए धान को सबसे पहले उबाला जाता है, फिर उसको जो है एक चटाई में रखकर सुखाया जाता है और चटाई में जब वो सूख जाते हैं तो उसके बाद जो है उसको खपरा हांडी में रखकर रेत को गर्म कर धान के पतली घास में जो है बांस की काड़ी में भूंजा जाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल प्री के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हल्बा जनजाति कौन सी जनजाति जो है लाई या चिवड़ा बनाने का काम करती, तो वह है हल्बा जनजाति। आगे हम देखते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं जो हल्बा जनजाति में प्रयोग किए जाते हैं। आपको इसमें लिखा हुआ पूरी चीज़ें नहीं पढ़ना है, जो केवल मैं बता रहा हूँ, केवल आपको उतना ध्यान देना है कि हल्बा जनजाति में जहाँ पर अनाज का भंडारण किया जाता है उस स्थल को बोला जाता है बीज बाकरा। फिर से मैं बोल रहा हूँ हल्बा जनजाति में क्योंकि उनके जो घर का स्ट्रक्चर होता है, घर के स्ट्रक्चर का जो पहला कमरा होता है, इन लोग कमरे को आपको याद रखना है, कमरा जो होता है उसको बाकरा बोलते हैं। तो जहाँ पर ये अनाज का भंडारण करते हैं उसको बोलते हैं बीज बाकरा। जहाँ पर इनका पूजा कक्ष होता है, जहाँ पर ये देवी देवताओं को पूजते हैं, उसको बोलते हैं देव बाकरा। तो जब इनका जो रूम रहता है, जैसे ही घर में एंटर करते हैं तो पहले ही कमरे में अनाज का भंडारण भी किया जाता है, तो उसको बोलते हैं बीज बाकरा। और एक हिस्से में वहीं पर जो है वहाँ पर पूजा स्थल बना होता है, जिसके कारण उसको देव बाकरा भी बोलते हैं। इसके अलावा जो है इनमें जो घर की रसोई होती है, रसोई को ये रांधा बाकरा बोलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी आपको पूरी जानकारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर अनाज भंडारण कक्ष को बीज बाकरा, पूजा स्थल को बोलते हैं देव बाकरा और जहाँ रसोई होती है उसको बोलते हैं रांधा बाकरा। अगला हम देखते हैं कि हल्बा जनजाति के लोग कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं। तो हल्बा जनजाति, जैसे कि आपको पता है, जब अन्नम देव का यहाँ पर आगमन हुआ था, जो छिंदक नागवंशी शासक थे, अन्नम देव जब यहाँ पर आए थे तो वो उनकी जो आराध्य देवी थी वो थी दंतेश्वरी देवी। तो हल्बा जनजाति की आराध्य देवी जो है वो है दंतेश्वरी देवी। इसके अलावा हल्बा जनजाति जो है प्रतिवर्ष दिसंबर माह में शक्ति दिवस के रूप में मनाती है और यहाँ पर जो है देवी की पूजा की जाती है। इसके अलावा इनके प्रमुख त्यौहार में आता है अम्मूस त्यौहार। जैसे कि आपको पता है सावन माह की अमावस्या को अम्मूस त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन जो है मुख्य रूप से पशुओं की जो है इनके उस पशुओं की चिकित्सा से रिलेटेड ये त्यौहार होता है। इस दिन क्या होता है कि गांव की सुरक्षा के लिए एक देवगुड़ी में अम्मूस त्यौहार मनाते हैं। देवगुड़ी जहां पर गांव के मंदिर आप मान सकते हैं, वहां पर अम्मूस त्यौहार मनाया जाता है और अम्मूस त्यौहार के भोग को केवल पुरुष द्वारा ही उपभोग किया जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अम्मूस त्यौहार में जो भी भोग त्यौहार वहाँ पे तैयार किया जाता है, प्रसाद तैयार किया जाता है, उसका उपभोग केवल पुरुष करते हैं, महिलाएं नहीं करती। इस दिन जो है पुजारी द्वारा वृक्ष की डाल को प्रत्येक घर, खेत व बाड़ी में बुरी आत्मा से बचाव की कामना के लिए लगाया जाता है। यानी घर वृक्ष की डाल टांगी जाती, कहाँ पर? खेत में, घर में, बाड़ी में, ताकि बुरी आत्मा से बचाव किया जा सके। जैसे आपको पता है सावन माह की अमावस्या को हरेली भी मनाते हैं, तो इस दिन जादू टोने की मान्यता होती है, तो इसी के लिए ये भी किया जा रहा है। अगला देखते हैं, इनके द्वारा नवाखानी का त्यौहार भी मनाया जाता है भाद्र माह के शुक्ल पक्ष में।
जो कि मुख्य रूप से देवगुड़ी में ही मनाया जाता है। इसमें पुजारी द्वारा जब धान की नई बाली फसल आती है तो उसको देवगुड़ी के द्वार पर बांधकर पूजा अर्चना कर प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो आप सीधा ये बोल सकते हो कि नई फसल आने पर नवाखानी का त्यौहार भाद्र माह में मनाया जाता है। इसके अलावा ये पौष महीने में दियारी त्यौहार को भी मनाते हैं, जिसमें गाय गौठान की पूजा की जाती है। और अन्य त्योहारों में अगर हम देखें तो छेरछेरा, दीपावली, रक्षाबंधन, तीज आदि त्यौहार भी हल्बा जनजाति के लोग मनाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हल्बा जनजाति के लोग एक प्रमुख वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो है धनकुल वाद्य यंत्र। जैसे कि आपको फोटो में दिख भी रहा होगा, धनकुल वाद्य यंत्र किससे किससे बनता है? हांडी, सूपा, धनुष और बांस की कमची, इनसे मिलकर बनता है धनकुल वाद्य यंत्र। हांडी, सूपा, धनुष और बांस की कमची। तो यहाँ पर जो है धनकुल वाद्य यंत्र में क्या मुख्य रूप से जो होता है घुमरा हांडी, जो हांडी का प्रयोग किया जाता है उसको घुमरा हांडी बोलते हैं, और जो सूपे का प्रयोग किया जाता है उसे ओड़न सूपा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर धनकुल वाद्य यंत्र आपको दिख रहा होगा नीचे कि धनकुल वाद्य यंत्र कैसे होता है, और इसको बजाने के लिए जो व्यक्ति इसको बजाता है एक विशेष प्रकार की जो है माची में बैठता है। आपको सबसे ऊपर फोटो दिख रहा होगा, बैठने का स्थान वो माची कहलाता है। उसमें जो है वो व्यक्ति बैठकर जो है ये धनकुल वाद्य यंत्र को बजाता है। ठीक है, इसमें जो है मुख्य रूप से परिवार की सुख शांति हेतु माटी माता, शीतला माता, मावली माता या दंतेश्वरी माता, तीनों लोग के देवी देवताओं को याद किया जाता है, उनकी गाथाएं गाई जाती हैं। इसके अलावा जब कोई नई दुल्हन आती है, नई बहू किसी के घर आती है, तो पहले तीज जब वो मनाती है तो उसमें जो है धनकुल नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, और धनकुल नामक पर्व के समय भी इसको किया जाता है। और इस समय जो सिरहा रहता है वो धनकुल गीत भी गाता है, और उस समय धनकुल नृत्य भी किया जाता है। तो ये है धनकुल के बारे में कुछ। अब हम देखते हैं हल्बा जनजाति में न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था में आपको सिर्फ इतना जानना है कि इनकी एक जातिगत पंचायत होती है ग्राम स्तर में। उस जातिगत पंचायत के जो प्रमुख रहते हैं, मुखिया रहते हैं, उसे नाइक कहा जाता है। तो आपको याद रखना, हल्बा जनजाति में जो जातिगत पंचायत होती है उसके प्रमुख को क्या बोलते हैं? नाइक। और नाइक की मदद के लिए ग्राम स्तर पर पुजारी और वृद्धजन सियान होते हैं, यानी दो लोग और होते हैं नाइक की मदद करने के लिए, पुजारी और सियान। इसके अलावा इनके 15 से 20 ग्राम को मिलकर एक परगना भी बनता है, और परगना की भी जाति पंचायत होती है जिसके प्रमुख को मांझी कहा जाता है। तो जैसे कि आपको पता है, अगर न्याय व्यवस्था में गांव स्तर के जो मामले वो नहीं सुलझ पाते नाइक के माध्यम से, तो वो मामले जाते हैं परगना स्तर में मांझी के पास। तो मांझी उसको सुलझाने का प्रयास करता है। तो न्याय व्यवस्था में भी जो प्रमुख पद होते हैं, उसमें जो प्रमुख पद होते हैं वो पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं, और ये पद अधिकतर वंशानुगत हो जाते हैं। महिलाओं का जो है इसमें बहुत कम योगदान होता है, लेकिन अगर महिलाओं से संबंधित केस होते हैं तो महिलाओं को सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। बाकी आपके लिए कुछ चीज़ें भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको जो भी हल्बा जनजाति के बारे में मैंने बताया उसको आप अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। जो शुरू में मैंने बताया उनका कहाँ का निवास स्थल है, उनका आर्थिक जीवन कैसा, उनके पर्व क्या है, वो किस तरीके के मतलब पर्व तो आपने देख लिया, वो धनकुल नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो धनकुल किससे बना होता है ये सब भी पेपर में आता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कुछ नई जानकारी अगर आपको मिली हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।